कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल। फिलहाल मानव की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत थी, लेकिन संतोष जी और राघव जी ने डॉक्टर को उसे डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया था। उनके हिसाब से डॉक्टर बस अपना फालतू खर्चा बनाने के लिए ही मानव को हॉस्पिटल में रख रहे थे। संतोष जी मानव की तरफ देखते हुए बोली, इस हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा ख्याल मैं तुम्हारा घर पर ही रख सकती हूँ। सृष्टि चुपचाप उन्हें देख रही थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि संतोष जी मानव का किस तरह ख्याल रखेंगी। वो मानव के कमरे में उसका हाल चाल पूछने तक नहीं आएंगे। डिस्चार्ज पेपर रेडी होने के बाद मानव सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखकर वार्ड से बाहर निकला, तो राघव जो पहले ही घर पर जा चुके थे, बाहर टैक्सी मानव और सृष्टि का इंतजार कर रही थी। जब भी मानव के चलते वक्त दर्द महसूस होता तो वो सृष्टि की तरफ देखता। सृष्टि के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन मानव उसे देखते हुए बोला, पता है मुझे कि इस वक्त मुझे इस हालत में देखकर तू कितनी खुश हो रही होगी, लेकिन ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी हालत हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी। जिस दिन मैं ठीक हो गया ना, उस दिन तुझे बताऊंगा कि तेरी ये हंसी मुझे कितनी चुभ रही है। मानव की बात सुनते ही सृष्टि ने अपनी नज़र झुका ली। वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी, बल्कि मानव को इस हालत में देखकर उसे तो तकलीफ हो रही थी। भले ही मानव उसके साथ कितनी ही ज़बरदस्ती और उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना देता हो, लेकिन वो इंसानियत नहीं भूल सकती थी। वो किसी तरह मानव को लेकर बाहर आई, तो बाहर अभी उसने जो कैब बुक की थी वो ढूंढने लगी। तभी उसे सामने एक वाइट कलर की गाड़ी नज़र आई। वो उस कैब की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने को हुई, ड्राइवर ने आकर खुद दरवाज़ा खोला। ड्राइवर का हाथ हल्का सा सृष्टि के हाथ को छू गया, तो सृष्टि को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत ज़ोर से करंट आ गया हो। उसने तुरंत ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने अपने सिर पर हैट पहनी हुई थी और उसका चेहरा हल्का सा झुका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको देखते हुए सृष्टि को बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने मानव को अंदर बिठाया, तो मानव की नज़र भी एक पल के लिए ड्राइवर पर गई। ड्राइवर को देखते हुए वो सोचने लगा कि उसने इस ड्राइवर को कहीं पर तो देखा है, लेकिन उसी वक्त ड्राइवर ने अपना चेहरा घुमा लिया और गाड़ी के बाहर खड़ी सृष्टि की तरफ देखने लगा। सृष्टि को देखते हुए उस ड्राइवर की नज़रें काफ़ी इंटेंस थी। सृष्टि ने भी वापस ड्राइवर की तरफ देखा, तो उसका गला सूखने लगा। वो एक पल में प्रलय को पहचान चुकी थी। उस पार्टी वाली रात को तो वो कभी भूल ही नहीं सकती थी। प्रलय को पहचानते ही उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। प्रलय उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे अभी इसी वक्त उसे यहाँ से कहीं उड़ाकर ले जाएगा। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ना वो मानव को कुछ बता सकती थी और ना ही प्रलय से कुछ बोल सकती थी। प्रलय उसकी तरफ देखते ही बोला, अंदर बैठ जाइए। सृष्टि का कांपता हुआ चेहरा देखकर उसे एहसास हो चुका था कि सृष्टि उससे डर रही है। सृष्टि तुरंत अंदर बैठ गई और प्रलय ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जब आज सुबह उसे पता चला कि सृष्टि का पति मानव है, मानव जिसने उसे क्लब में बुरी तरह से पीटा था, प्रलय को मानव से और भी ज़्यादा नफरत हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि बस एक ही झटके में मानव का खेल ही खत्म कर दे, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे सृष्टि उससे दूर हो जाए। मानव का तो वो हाल करने वाला था कि खुद मानव भी ना समझ पाए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। प्रलय ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर सामने लगा हुआ मिरर सृष्टि की तरफ सेट किया, तो सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुनाह कर रही हो। मानव प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ पर। प्रलय के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान लिए बोला, मुझे तो लगा तुम कभी मेरा चेहरा भूल ही नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर निकली। मानव हैरानी से बोला, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? प्रलय हंसा और बोला, देखा होगा कहीं पर आपने मुझे, और हो सकता है आगे भी देखे, किसी के आस पास या फिर किसी के बिल्कुल पास। प्रलय की बातें सुनते ही सृष्टि का गला सूखने लगा। वो मानव की तरफ देखते हुए बोली, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मानव गुस्से से बोला,
तू मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं, अपनी औकात में रहकर बात किया कर। मानव ने जिस तरह से प्रलय के सामने उसकी इंसल्ट करते हुए उससे बात की, सृष्टि की आंखें नम हो गई। वहीं प्रलय की मुट्ठियां उसके स्टीयरिंग पर कस चुकी थी। प्रलय का ध्यान बार बार सृष्टि की नम आंखों पर जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी गाड़ी रोके और जाकर सृष्टि को अपने सीने से लगा ले और उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ करे। एक पल के लिए भी उसने अपनी नज़रें सृष्टि पर से नहीं हटाई और मानो अपनी आंखें बंद करके पीछे सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया था। सृष्टि बार बार चोर नज़रों से प्रलय की तरफ देखती तो प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती। प्रलय की हरकतें देखकर सृष्टि को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गली का आवारा लड़का हो। उसे प्रलय से और भी ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन प्रलय सृष्टि के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कुछ देर बाद गाड़ी गर्ग हाउस के बाहर रुकी। सृष्टि तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और मानव को भी बाहर निकालने के लिए अपना हाथ मानव की तरफ बढ़ाया। मानव ने उसके हाथ को दूर झटक दिया और बोला, ये बार बार मुझे बेबस और लाचार महसूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैरों पर चल सकता हूँ मैं, और ज़्यादा मेरे सामने तमाशा मत कर, कहीं ऐसा ना हो मैं तेरे ही पैर तोड़ दूँ। मानव की बातें सुनते ही सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई। मानव जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, प्रलय जो गाड़ी की डिग्गी के पास खड़ा मानव और सृष्टि की बातें सुन रहा था, उसने तुरंत अपने पैरों के पास रखा हुआ पत्थर आगे की तरफ सरका दिया। मानव ने जैसे ही गाड़ी के बाहर निकला और अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उस पत्थर की वजह से वो लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। उसे गिरते देख अचानक ही सृष्टि की हंसी छूट गई। मानो जिस तरह से नीचे गिरा था वो सच में सीन ही ऐसा था कि किसी की भी हंसी निकल जाए। प्रलय के चेहरे पर भी डेविल स्माइल थी। सृष्टि को हंसते हुए देखकर मानव का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वहीं प्रलय मानव की तरफ देखते हुए बोला, मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी तेरे पास आकर तेरा गला दबा दूं, लेकिन नहीं, वो तो फिर आसानी से तुझे तेरे कर्मों से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन प्रलय ऐसा नहीं होने देगा जब तक तुझे उतना नहीं तड़पाया जितना तूने मेरी यूनिवर्स को तड़पाया है। तो अपनी यूनिवर्स के साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला कैसे लूँगा? अपने यूनिवर्स को तो मैं अपना बनाकर ही रहूँगा, लेकिन तुझे तो मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। सृष्टि मानव की मदद करने लगी, लेकिन मानव किसी तरह खुद ही ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। पर आखिर जब उससे नहीं उठा गया तो उसने सृष्टि की मदद लेनी ही पड़ी। मानव लंगड़ाते हुए अंदर की तरफ चला गया और सृष्टि अपने पर्स से पैसे निकालकर अपने कांपते हुए हाथ से प्रलय को देने लगी। प्रलय ने उसके हाथों की तरफ देखा। हाथ पर हुए जख्म साफ दिखाई दे रहे थे, जो कभी किसी कांच के लगने के थे तो कभी कभी खाना बनाते वक्त जलने के। सृष्टि ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। प्रलय ने अचानक से उसका हाथ थाम लिया तो सृष्टि कांप उठी। उसने तुरंत नज़रें उठाकर अपने आसपास देखा और प्रलय से बोली, प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, प्लीज़ कुछ तमाशा मत कीजिए, पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप मुझे और परेशान मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही प्रलय ने उसका हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और उसे बड़े ही प्यार से चूम लिया। सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी सुन्न रह गई। अभी अभी जो हो रहा था उसे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, जिसके कदमों में मैं पूरी दुनिया रखना चाहता हूँ, उससे ये चंद नोटों की बख्शीश मैं कैसे ले लूँ? लेकिन इसे मैं लूँगा यूनिवर्स, क्योंकि मेरी यूनिवर्स मुझे पहली बार कुछ दे रही है। ये बोलकर उसने वो सृष्टि के हाथों में पकड़े हुए कुछ चंद रुपए ले लिए। सृष्टि तुरंत से अंदर की तरफ जाने लगी। प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। सृष्टि का दिल जोरों से धड़क उठा। वो सीधा प्रलय के सीने से आकर लगी थी। इस वक्त सृष्टि को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर गलती से भी उन दोनों को कोई देख लेता तो आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। प्रलय ने उसके चेहरे पर आए बालों को हल्का सा पीछे किया और उसे देखते हुए बोला, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें यूनिवर्स। और हाँ, मुझे ड्राइवर मत समझ लेना, ये तो बस तुम्हारे लिए तुम्हारा ये ऑब्सेसिव लवर कुछ भी करने को तैयार है, तो सोचा थोड़ी ड्राइवरी भी कर लूँ, वरना। बोलते बोलते वो चुप हो गया था। वो बताना चाहता था सृष्टि को कि वो कौन है, लेकिन सृष्टि का प्यार उसे प्रलय बनकर चाहिए था, प्रलय राणा बनकर नहीं।
सृष्टि ने उसे हल्का सा धक्का दिया और अंदर की तरफ भाग गई। वो शोर मचाने को मचा सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने शोर मचाया तो इल्ज़ाम उस पर ही लगेगा कि उसी ने प्रलय को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास आई, उसने पलट कर पीछे प्रलय की तरफ देखा तो प्रलय अभी भी मुस्कुराते हुए वहीं पर खड़ा था। सृष्टि ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर की तरफ आ गई। उसका दिल अभी भी जोरों से धक धक कर रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहाँ पर प्रलय ने अपने होठों से हल्का सा चूमा था। आज तक सृष्टि को अपने हाथ पर हमेशा दर्द ही महसूस हुआ, लेकिन आज पहली बार एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन जल्दी ही उसने अपने हाथ को झटका और बोली, नहीं, ये सब बहुत गलत है। आइंदा अगर वो इंसान मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सबको बता दूंगी कि वो मुझे परेशान कर रहा है। मैं उस इंसान से दूर रहूंगी। ये बोलते हुए वो खुद को ही समझा रही थी। वहीं सामने हाल में सभी मौजूद थे। संतोष जी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बड़बड़ाए जा रही है तू? संतोष जी की आवाज़ सुनकर सृष्टि होश में आई। वो जल्दी से उनके पास आई और बोली, कुछ नहीं, वो बस मैं यूं ही कुछ सोच रही थी। संतोष जी मुंह बनाते हुए बोली, बेटा तो मेरा पहले ही तूने अधमरा कर दिया, अब खुद भी पागल हो गई क्या? जाकर सबके लिए चाय बना। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहाँ से किचन में चली गई। मानो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट चुका था, लेकिन अभी भी उसकी आंखों के सामने प्रलय का चेहरा घूम रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने प्रलय को देखा कहाँ था। जिस दिन प्रलय ने उसकी हड्डियाँ तोड़ी थी, उस दिन मानव ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और अब उसकी हालत ख़राब थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय की गाड़ी कुसुम इंडस्ट्रीज जा रही थी, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन को देखते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, तो अब वक्त आ गया है अमय राणा, तुमसे एक मुलाकात का। ये बोलते हुए उसने गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ा दी। दोपहर का वक्त, राणा इंडस्ट्रीज। अमय इस वक्त गुस्से से अपने केबिन में बैठा था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अभी अभी उसे पता चला कि उसकी इंडस्ट्रीज के 99% शेयर किसी और के नाम हो चुके हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। रातों रात कोई कैसे उसकी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। वो फ़ोन पर गुस्से से गरजते हुए बोला, लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे? मुझे मेरे सारे शेयर वापस चाहिए। अगर मुझे तुमने मेरे सारे शेयर वापस नहीं दिलवाए तो तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो अमय राणा आखिर चीज़ क्या है। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और एक आवाज़ वहाँ पर गूंजी। बेशक से कोई और अमय राणा को जानता हो या ना हो, लेकिन ये प्रलय राणा उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये आवाज़ सुनकर अमय ने दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने प्रलय को देखकर गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। प्रलय ने अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए थे। वो बड़े ही एटीट्यूड में चलते हुए अमय के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, चलो कम से कम इतनी तो समझ है तुम में कि जब कंपनी का न्यू ऑनर आता है तो उसके लिए चेयर खाली कर देनी चाहिए, वरना मुझे तो लगा तुम्हें खींचकर इस सीईओ की चेयर से उठाना पड़ेगा और फिर धक्के मारकर इस कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा। अमय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आकर मुझे ये सब बोलने की? और तुम यहाँ आए तो आए कैसे? कल तुमने जो किया उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आओ। अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना। अभी वो ये बोल ही रहा था कि प्रलय हंसा और हंसते हुए उसकी बगल से होकर जाकर अमय की चेयर पर बैठ गया। वो चेयर पर कुछ इस तरह से बैठा कि ऐसा लग रहा था जैसे एक शेर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया हो। अमय ने पलट कर पीछे की तरफ देखा। उसे अपनी चेयर पर बैठे हुए देखकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो तुरंत अपनी चेयर के पास आया और बोला, उठो यहाँ से, वरना मुझे गार्ड्स बुलाने पड़ेंगे। प्रलय हंसा और बोला, अब तक तो तुम्हारे गार्ड्स को भी पता चल चुका होगा कि अब इस कंपनी का मालिक अमय राणा नहीं बल्कि और कोई है, तो वो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? प्रलय की बात सुनकर अमय हैरान रह गया। वो लड़खड़ाती हुई जबान के साथ बोला, तो तुम्हें कैसे पता कि इस कंपनी का मालिक बदल चुका है? कहीं तुमने ही तो। बोलते बोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी।
जब उसकी नज़र प्रलय की डेविल स्माइल पर गई तो वो सब समझ चुका था। उसने गुस्से से प्रलय का गिरेबान पकड़ा और बोला, हाउ डियर यू, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो प्रलय के मुंह पर पंच जड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल प्रलय ने उसके सीने पर अपना पैर रखा और उसे जोर से धक्का दिया। तो प्रलय के एक धक्के से ही अमय नीचे जमीन पर जा गिरा। प्रलय अपनी जगह से उठा और अमय के पास आया तो अमय को अपनी सर्द दर्द नज़रों से देखते हुए बोला, आइंदा मेरे गिरेबान को हाथ मत लगाना। अभी तो सिर्फ ज़मीन पर धक्का दिया है, ज़मीन के अंदर गाड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुम जैसी गंदगी की नज़र भी मैं अपनी सृष्टि पर ना पड़ने दूँ तो यहाँ तो मेरी यूनिवर्स जॉब करती है। भले मैं तुझे यहाँ कैसे रहने दे सकता। उसकी बात सुनकर अमय समझ चुका था कि प्रलय ने यह सब क्यों किया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ जाकर गुस्से से गरजते हुए बोला, समझते हो क्या हो तुम खुद को? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस सृष्टि को मुझसे बचा लोगे? लगता है भूल गए हो तुम कि एक बार पहले भी मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन चुका हूँ। मेरे बाप ने तुझे और तेरी माँ दोनों को लात मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला था ना। जैसे ही अमय ने ये बात शुरू की, प्रलय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो पंच एक बार फिर से अमय के मुंह पर आ चुका था और अमय के मुंह से इस बार खून निकल गया। उसके होठों के किनारे फट गए थे। प्रलय ने उसे गर्दन से पकड़ा और खींचते हुए पीछे दीवार तक लेकर गया। वो गुस्से से कांपते हुए उसकी गर्दन को दबाकर बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम का नाम बीच में लाने की? मेरे बाप ने मुझे लात मारकर बाहर नहीं निकाला, बल्कि मैंने मेरे बाप को छोड़ा, क्योंकि जैसा वो घटिया था वैसे ही घटिया उसकी हरकतें थी और मुझे घटिया लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलकर प्रलय ने एक ही झटके में अमय को छोड़ दिया। अमय और प्रलय दोनों ही गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी प्रलय ने वहाँ टेबल पर रखी हुई बेल बजाई। उस बेल के बजते ही 4 गार्ड्स अंदर आए। प्रलय उन गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, अब तक तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम्हारा बॉस बदल चुका है, तो अपने इस नए बॉस को खुश करो और यहाँ से कचरा बाहर निकालो। ये बोलते हुए उसने इशारा अमय की तरफ किया। उन गार्ड्स के गले सूखने लगे। आज तक अमय उनका बॉस था और अमय का हर एक ऑर्डर उन्हें फॉलो किया था, लेकिन आज कुछ ही पलों में जैसे पूरी दुनिया पलट गई। अमय गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर हाथ भी लगाया ना मुझे तो हाथ तोड़ दूंगा। मेरे कुत्ते हो तुम और मुझे ही काटने चले हो। उन गार्ड्स के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। तभी प्रलय बोला, लेकिन अब तुम्हारा मालिक बदल चुका है, तो अब तुम्हें तुम्हारे नए मालिक के इशारों पर ही भौंकना भी होगा और काटना भी होगा। अभी इसी वक्त इस कचरे को बाहर निकालो। मुझे गंदगी से एलर्जी है और जो पैदा ही गंदगी से हुआ हो उसे तो मैं अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए प्रलय की नज़रें अमय पर और भी ज़्यादा तिरछी हो गई। प्रलय की बात सुनकर अमय गुस्से से भड़कते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन प्रलय के इशारे पर अब 2 गार्ड्स ने अमय को कसकर पकड़ लिया था। वो लगभग से खींचते हुए अमय को बाहर लेकर जाने लगे। प्रलय अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके पास आया और बोला, तो कैसा लग रहा है अपनी ही कंपनी से बाहर निकलते हुए? अमय गुस्से से कांपते हुए बोला, ये तो मैं तुझे बहुत जल्दी बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है। तूने अभी जो मेरे साथ किया है ना, अगर इसका बदला मैंने तेरे से सूद समेत नहीं लिया तो मैं भी अमय राणा नहीं, इस कंपनी और उस सृष्टि का दोनों को तुझसे छीन कर रहूँगा मैं। प्रलय व्यंग से हंसा और बोला, तुझसे जो होता है वो तू कर ले। प्रलय राणा का चैलेंज है ये तुझे। ये बोलकर प्रलय ने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो वो गार्ड्स तुरंत अमय को वहाँ से ले गए। प्रलय ने उनके जाने के बाद एक गहरी सांस लिया और उस केबिन को देखा। उसे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये राणा इंडस्ट्रीज तो उसने सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के लिए अपने कब्जे में ली थी। ये राणा इंडस्ट्रीज प्रलय के दादाजी की थी, जिस पर उनके जाने के बाद योगेंद्र राणा का हक हुआ। योगेंद्र राणा प्रलय के डैड और वो शख्स जिससे प्रलय हद से ज़्यादा नफरत करता था। अमय राणा प्रलय का सौतेला भाई था और अगर प्रलय जिंदगी में किसी से सबसे ज़्यादा नफरत करता था तो वो अमय राणा और योगेंद्र राणा ही थे। प्रलय तुरंत उस केबिन से बाहर निकला और आंखों पर गॉगल्स लगाकर ऑफिस से बाहर जाने लगा। उसे वहां पर देखकर सारे एम्प्लॉयज़ एक बार फिर से खड़े हो गए थे। सब जानते थे कि प्रलय राणा राणा इंडस्ट्रीज का असली हकदार भी है
और असली मालिक भी। लेकिन नरेंद्र राणा से परेशान होकर प्रलय ने लगभग से भीख में राणा इंडस्ट्रीज को अमय को दे दिया था। पर अब एक बार फिर से प्रलय को राणा इंडस्ट्रीज चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के पास रहने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस। सृष्टि सारा काम खत्म करके रात को कमरे में आई तो देखा मानो बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। सृष्टि तुरंत भागती हुई उसके पास आई और उसका हाथ अपने कंधे पर रखा, मानो उसके सहारे से खड़ा हुआ और सृष्टि उसे बाथरूम में लेकर गई। कुछ देर बाद सृष्टि ने मानो को अपने कंधे की मदद से ही बेड पर वापस लिटाया और वहां से जाने लगी। वो मानो से दूर जाती उससे पहले ही मानो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। सृष्टि हैरान रह गई। वो मानो को देखते हुए बोली, क्या क्या हुआ मानो जी? मानो गुस्से से बोला, कहाँ जा रही है? चल लेट बेड पर, मेरा मूड हो रहा है। सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मानो जी? आपकी तबीयत सही नहीं है, आपके पैर में इतना दर्द। और उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानो बोला, तबीयत खराब है लेकिन नामर्द नहीं हो गया हूँ जो कुछ कर नहीं सकता। कहाँ ना लेट बेड पर, या फिर मैं दिखाऊं तुझे कि अभी कितनी पावर है मेरे अंदर। सृष्टि को उसकी बातों से डर लग रहा था। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। मानो ने उसे देखा और फिर उसके ऊपर झुकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो सृष्टि के ऊपर झुका दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसे यूं चीखते हुए देखकर डर में ही सृष्टि को हंसी आने लगी, लेकिन उसने तुरंत अपनी हंसी को रोका। मानो ने उस पर पूरी तरह से झुकने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं झुक पाया तो उसने एक जोरदार थप्पड़ सृष्टि के चेहरे पर जड़ दिया। सृष्टि हैरान रह गई और दर्द से उसकी भी चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मानो उसे गुस्से से देखते हुए बोला, बदतमीज, मजाक उड़ाती है मेरी। एक बार मेरी हालत ठीक हो जाए उसके बाद तेरे ये दांत मैं अच्छे से निकलवाऊंगा। अगर तुझे अधमरी नहीं कर दिया तो मैं भी कुछ नहीं। सृष्टि अपनी जगह पर लेटी यही सोचती रही कि पहले उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी और फिर अब शायद उसकी हंसी भी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। अपने आंसू साफ करते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और फिर वापस करवट लेकर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मानो गुस्से से पागल हो रहा था। सबसे ज़्यादा नफरत तो उसे इस इंसान से हो रही थी जिसकी वजह से वो आज बेड पर था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, एक बार मैं अपने पैरों पर सही से खड़ा हो जाऊं, उसके बाद जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा। अगर उसका भी हाल ऐसा नहीं कर दिया तो मैं भी मानो नहीं। वहीं दूसरी तरफ हुक्का बार में प्रलय और हार्दिक दोनों काउंटर पर बैठे थे। हार्दिक ड्रिंक कर रहा था लेकिन प्रलय बस चुपचाप बैठा था। हार्दिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सोच रहा है तू? प्रलय ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हल्का सा नामे हिलाया और अपनी जगह से उठकर बार से बाहर की तरफ बढ़ गया। हार्दिक हैरानी से उसे देखने लगा। वो तुरंत प्रलय के पीछे पीछे भागता हुआ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अपनी यूनिवर्स के बारे में सोच रहा है क्या? प्रलय ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं जा रहा हूँ मेरी यूनिवर्स के पास, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर हार्दिक की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ कहता उससे पहले ही प्रलय अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। प्रलय को यूं जाते देख हार्दिक भी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि प्रलय आखिर गया कहाँ पर। उसे सृष्टि के घर का एड्रेस भी नहीं पता था। प्रलय ने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय की गाड़ी वर्मा हाउस के बाहर आकर रुकी और प्रलय अपनी गहरी नज़रों से गाड़ी के अंदर बैठे ही घर के दरवाजे की तरफ देखने लगा। अंदर बेड पर सोई हुई सृष्टि की आंखें एकदम से खुल गई और वो बेचैनी से गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी आंखों के सामने प्रलय का चेहरा घूम रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्रलय के होठ अभी भी उसके हाथ को छू रहे हों। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखों में नमी ठहर गई। वहीं प्रलय अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सृष्टि बेचैनी की वजह से उठ चुकी थी। तभी मानो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुझे कि कमरे में पानी लाकर रख दिया कर, अब क्या मैं खुद अपने लिए पानी लेने जाऊं? उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सृष्टि तुरंत बेड पर उठकर बैठी और टेबल पर रखे हुए जग की तरफ देखने लगी।
जिसमें आधा जग पानी था। वो जग की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन जग में पानी है तो सही। मानव गुस्से से बोला, लेकिन आधा जग है, जाकर पूरा भर कर लेकर आ। सृष्टि तुरंत बेड से नीचे उतरी और वो आधा जग लेकर किचन में चली गई। इस वक्त सब लोग सो रहे थे। सृष्टि किचन में आई और आकर लाइट ऑन करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। सृष्टि एकदम हैरान रह गई। वो जोर से चिल्लाने को हुई, लेकिन उस शख्स ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख कर उसके मुंह को दबा दिया था। सृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई। अंधेरे की वजह से उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसकी साइड में लाइटर ऑन हुआ। उस लाइटर की जलती हुई लौ में सृष्टि को प्रलय का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। प्रलय को अपने सामने देखकर सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय उसे देखते हुए बोला, चिल्लाओगी? सृष्टि ने बड़ी ही मासूमियत से अपना चेहरा नामे हिलाया। वो भला कैसे ही चिल्ला सकती थी? अगर वो चिल्लाती तो पूरा घर ही इकट्ठा हो जाता, और अगर कोई प्रलय को देख लेता तो प्रलय का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन सृष्टि की ज़िंदगी में प्रलय ज़रूर आ जाता। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो बस प्रलय की तरफ देखती रही, और प्रलय ने अब मुस्कुराते हुए उसके चेहरे से अपना हाथ हटा दिया। सृष्टि कुछ पल तो उसे यूं ही देखती रही और फिर भागकर वहां से जाने लगी, लेकिन प्रलय ने अब उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब लगा लिया। अब तक लाइटर बुझ चुका था। एक बार फिर से प्रलय ने वो लाइटर ऑन किया और फिर वहाँ साइड में रखा हुआ कैंडल जला दिया। सृष्टि का गला सूखने लगा। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आप कौन हैं? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? देखिए प्लीज़, मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। अगर कोई आपको मेरे साथ देखेगा तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरी जान ले लेंगे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ और मैं मानव से बहुत प्यार। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय उसे सर्द नज़रों से देखते हुए बोला, बेशक से कुछ भी कह देना यूनिवर्स, लेकिन ये मत कहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जब चीज़ें हद से बाहर चली जाए तो प्रलय खुद हद से बाहर हो जाता है। उसकी बातें कम और सृष्टि को धमकी ज़्यादा लग रही थी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। प्रलय ने उसकी आंखों के नीचे अपना अंगूठा रखा और उस एरिया को हल्का हल्का सहलाने लगा। सृष्टि रोते हुए बोली, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मैंने तो कभी आपको पहले देखा तक नहीं, तो क्यों आप कल से मेरे पीछे पड़े हैं? प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्रलय उसे देखते हुए बोला, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। उसने तुरंत अपना सर नामे हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर रहूंगी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं शोर मचा दूंगी। प्रलय डेविल स्माइल के साथ बोला, शोर मचाना है? सृष्टि तुरंत बोली, देखिए मैं सिर्फ आपको धमकी दे रही हूँ, वरना सोच तो मैं मचा ही नहीं सकती। पर प्लीज़ आप चले जाइए ना यहाँ से। आप शायद कोई और लड़की ढूंढ रहे हैं और आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं सच में अपने पति। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उसने खुद ही अपनी बात बीच में छोड़ दिया और अपना मुंह बंद कर लिया। अभी जो प्रलय ने उसे धमकी दी थी वो उसे याद आ गई थी। उसकी हरकत देखकर प्रलय के चेहरे की डेविल स्माइल लंबी हो गई। वो सृष्टि के चेहरे पर झुका। मोमबत्ती की लौ में उसका चेहरा काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उसके चेहरे पर झुककर बोला, मुझे जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? सृष्टि ने अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाया। प्रलय मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपना दबाव बनाकर उसे और ज़्यादा खुद से लगाते हुए बोला, मैं वो हूँ जिसकी तुम हो और तुम प्रलय राणा की हो। सृष्टि कुछ पल उसकी आंखों में देखती रह गई। प्रलय इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप लग रहा था, जैसे कोई सनकी इंसान हो। सृष्टि डरते हुए बोली, मैं सिर्फ अपने पति की हूँ। प्रलय उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारे होने वाला पति मैं हूँ। तुम्हें पता है यूनिवर्स, मैंने तुम्हारा नाम यूनिवर्स क्यों रखा? यूनिवर्स शब्द उसके मुँह से सुनकर पहले तो सृष्टि बस हैरानी से देखती रही और फिर हल्का सा इशारे में पूछा, क्यों? प्रलय ने उसके माथे पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ किया और बोला, क्योंकि तुम मेरी यूनिवर्स हो, मेरी वो दुनिया से मैंने खुद बनाई है।
मेरी वो दुनिया जो मेरे हिसाब से चलेगी, मेरी वो दुनिया जो सिर्फ मेरी है, मेरी वो दुनिया जिसकी सांसें भी मेरी मर्जी से चलेगी। जब सब कुछ मेरा होगा तो कोई और तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम किसी और की कैसी हो सकती हो? ना यूनिवर्स, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी दुनिया पलट सकती है, लेकिन प्रलय राणा की यूनिवर्स किसी और की नहीं हो सकती। सृष्टि उसकी बातें सुनते हुए उसमें बिल्कुल खो गई थी। प्रलय उसे देखते हुए बोला, आज भी उसने हाथ उठाया है क्या तुम पर? सृष्टि पता नहीं कब प्रलय की आंखों में खोए हुए अपना सिर हाँ में हिला गई। जैसे ही सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया, प्रलय की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो तुरंत किचन से निकलकर मानव के कमरे में जाने लगा। सृष्टि ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसने किसी तबाही को रोका हो। प्रलय गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रहा था। सृष्टि रोते हुए बोली, क्यों आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं? क्या मैंने आपसे कुछ ऐसा कहा जिससे आपको लगा कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ? क्या मैंने आपसे ऐसी कोई मदद मांगी? आप होते कौन हैं मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने वाले? देखिए, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सारी फिल्मी बातें हैं और मुझे हकीकत में यकीन रखना पसंद है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो अपने पति के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ कोई रिश्ता रखे। मेरा नाम कोई यूनिवर्स नहीं, सृष्टि है। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। प्रलय उसे देखते हुए बोला, कहा ना तुम्हें बिना लिए यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अगर तुम चल रही हो तो चलो, नहीं तो मैं भी यहीं और तुम भी यहीं पर। सृष्टि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने प्रलय को मनाने की हर पॉसिबल कोशिश कर ली थी, लेकिन प्रलय तो मान ही नहीं रहा था। तभी मानव की गुस्से से भरी आवाज़ सृष्टि के कानों में सुनाई दी, अरे पानी लेने गई है या फिर कुआं खोदने? तू खुद वापस आ रही है या मैं तुझे लेने आऊं? उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। उसने प्रलय की तरफ देखा जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। प्रलय का मन तो ऐसा कर रहा था कि जाकर मानव की मौत का कुआं खोद दे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। सृष्टि उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मुझे नहीं पता आप कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मेरी दुनिया आज ही खत्म हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपके पैर भी। ये बोलते हुए वो प्रलय के पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी, तो प्रलय ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे रोक लिया। उसका दिल एकदम से धक सा रह गया था। तभी सृष्टि की सांस हलक में अटकने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई किचन में आ रहा है। उसने तुरंत प्रलय के हाथ अपने कंधे से हटाए और वहां से भागते हुए बाहर की तरफ आई। जैसे ही वो बाहर की तरफ आई, एकदम से लाइट ऑन हुई और सामने संतोष जी गुस्से से उसे घूरते हुए खड़ी थी। वो सृष्टि को गुस्से से देखते हुए उसके पास आई और बोली, किससे बातें कर रही थी तू? सृष्टि की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, किसी से नहीं माँ जी, मैं किससे बात करूँगी? संतोष जी गुस्से से बोली, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुझ जैसी लड़कियों को। जब पति बीमार होता है ना तो तू बाहर कहीं मुंह मारने लगती हो, ज़रूरत जो पूरी नहीं होती। बता मुझे, किससे बात कर रही थी? फ़ोन पर कर रही थी या किसी को घर में बुला लिया तूने? ये बोलते हुए संतोष जी किचन की तरफ बढ़ गई तो सृष्टि डर से कांपने लगी। वो जल्दी से संतोष जी के पीछे पीछे आई और बोली, आप गलत शक कर रही हैं मुझ पर माँ जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। आप तो जानती हैं ना, मैंने कभी मानव जी के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। मेरा यकीन कीजिए, यहाँ पर कोई नहीं है। ये बोलते हुए वो उनके आगे आकर खड़ी हो गई। संतोष जी ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखा और फिर उसे जोर से धक्का देकर किचन की लाइट ऑन की। वो किचन में इधर उधर देख रही थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था। उनका ध्यान किचन में जल रही मोमबत्ती पर गया। वो मोमबत्ती की तरफ देखते हुए बोली, ये क्यों जलाई है? सृष्टि को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसकी आंखें भी किचन में इधर उधर घूम रही थी। वो प्रलय को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रलय वहाँ पर था ही नहीं। संतोष जी गुस्से से चिल्लाकर बोली, बता मुझे, ये मोमबत्ती क्यों जलाई है? ये बोलते हुए उन्होंने उस मोमबत्ती को अपने हाथ में उठाया। सृष्टि लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, वो ये मोमबत्ती मैंने। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसके पास कोई बहाना था ही नहीं और बहाने बनाने तो उसे आते भी नहीं थे। संतोष जी गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली,
तुझे पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है? नहीं, तुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगी। ये बोलते हुए वो सृष्टि के बिल्कुल पास आ गई। सृष्टि हैरानी से उन्हें देखने लगी। संतोष जी ने सृष्टि का हाथ पकड़ा और उस जलती हुई मोमबत्ती पर रख दिया। सृष्टि की एकदम से सिसकी निकल गई। वो जलता हुआ मोम जब उसकी हथेली पर लगा तो उसे बड़ी जलन सी महसूस हुई। संतोष जी दांत पीसते हुए बोली, आइंदा से अगर मुझे फालतू की कोई चीज़ बर्बाद होती हुई नजर आई ना, तो अब तो सिर्फ हल्की सी जलन हुई है, कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे जिंदा ही जला दूं। ये बोलकर उन्होंने उस मोमबत्ती को वहां पर साइड में फेंका और वहां से जाने लगी। तभी मानो एक बार फिर से जोर से चिल्लाया, कोई मुझे पानी देगा या नहीं? संतोष जी ने गुस्से से सृष्टि की तरफ देखा जो अपनी जगह पर खड़ी आंसू बहा रही थी। वो मानो से थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, अब इस बुढ़ापे में मुझे परेशान मत कर, अपनी इस मनहूस बीबी से बोल, वही तुझे पानी देगी। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहाँ पर एक बड़ा सा छाला हो चुका था। उसने दर्द से एक गहरी सांस लेते हुए वापस अपनी नज़रें पूरे किचन में घुमाई, लेकिन प्रलय अभी भी उसे कहीं नज़र नहीं आया। वो मन ही मन सोचते हुए ही बोली, ये सब मेरा वहम तो नहीं हो सकता। वो इंसान, क्या नाम बताया था उसने अपना? प्रलय राणा। वो यहीं पर था, लेकिन अब कहाँ गायब हो गया? क्या मैंने कोई सपना देखा था? कहीं ऐसा तो नहीं शाम को जो हुआ उसके बाद मुझे यूं ही ख्याल आ रहे हैं। बोलते हुए वो सृष्टि ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। उसके दिमाग पर अब इतना ज़्यादा प्रेशर और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी कि उसकी मेंटल हालत भी ठीक नहीं थी। वो ख्वाब और हकीकत में फ़र्क नहीं समझ पा रही थी। पानी से जग भरकर वो जल्दी से कमरे में वापस आई तो मानव ने उसे फिर से दो चार बातें सुनाई। सृष्टि चुपचाप बेड पर लेट गई और अपने हाथ की तरफ देखने लगी जहाँ पर वो लाल लाल छाला साफ नज़र आ रहा था। सृष्टि में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पर दवाई लगा सके। वो यूं ही चुपचाप सो गई और कुछ देर बाद मानव भी सो गया। कुछ देर बाद उनके रूम की खिड़की खुली और एक साया अंदर की तरफ आया। वो साया सीधा सृष्टि की तरफ आया। चाँद की रोशनी में सृष्टि के चेहरे पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सच में सृष्टि के चेहरे में समा गई हो। उस साये ने सृष्टि के हाथ की तरफ देखा और फिर अपनी पॉकेट से एक दवा निकालकर नीचे की तरफ झुका और वो दवा सृष्टि के हाथ पर लगाने लगा। वो सृष्टि के हाथ की तरफ देखते हुए बोला, इश्क कुछ ऐसा हो हमारा कि तू आग तो मैं पानी बन जाऊं, तू धूप तो मैं छाँव बन जाऊं, तू इस कदर हो मेरी कि मैं तेरे इन नासूर जख्मों का मरहम बन जाऊं। होगी पार हदे दीवानगी की जो तू बस मेरी और मैं तेरा बन जाऊं। नींद में ही सृष्टि हल्का सा कसमसाई और उसने हल्की सी करवट ली। वो साया किसी और का नहीं बल्कि प्रलय का था। प्रलय ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों को हल्का सा सहलाकर उसके माथे पर झुककर उसके माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। गहरी नींद में होने की वजह से सृष्टि को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन उसके चेहरे पर अब तक जो दर्द था वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देने लगा। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और खिड़की के रास्ते वहीं से बाहर चला गया। सुबह का वक्त वर्मा हाउस। संतोष जी अपने कमरे में थीं और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वॉशरूम में आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। उन्हें ठंडे पानी से नहाने की आदत थी, लेकिन आज जैसे ही उन्होंने शावर ऑन किया शावर से एकदम से गर्म पानी आने लगा। वो हैरान रह गई और चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन तभी उनका ज़ोर से पैर स्लिप हुआ और वो नीचे ज़मीन पर गिर गए। शावर का गर्म पानी अभी भी उनके ऊपर गिर रहा था। वो नीचे से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उनके पैर में मोच आ गई थी। उनसे हिला तक नहीं जा रहा था, पर किसी तरह रेंगते हुए वो वहाँ से साइड में हटी, पर तब तक वो पूरी तरह से जल चुकी थी। गरम गरम पानी जो शावर से गिर रहा था उसने उनकी पूरी स्किन लाल हो चुकी थी। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरा घर इकट्ठा हो गया, लेकिन सिर्फ राघव जी अंदर आए। जैसे ही उन्होंने संतोष जी की ये हालत देखी वो हैरान रह गए और उनके पास आकर बोले, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे गिर गई और इतना गर्म पानी? बोलते हुए उन्होंने शावर की तरफ देखा और जल्दी से शावर बंद किया। संतोष जी दर्द से कराहते हुए बोले, पता नहीं इस वॉशरूम में तो गीज़र भी नहीं लगा है, लेकिन कैसे यहाँ पानी गर्म आ रहा है। मैं पूरी जल गई राघव जी, मैं पूरी जल गई। ये बोलते हुए उनकी सिसकियाँ उस वॉशरूम में घुस रही थी।
बाहर की तरफ खड़ी सृष्टि हैरान रह गई। बिन्नी भी वहीं पर थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, एक तो यहाँ पर सबका ड्रामा नहीं खत्म होता। ये बोलकर बिन्नी तुरंत वहाँ से चली गई। सृष्टि को वॉशरूम में संतोष जी और राघव जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो हैरानी से बोली, माँ जी के कमरे में तो गीज़र लगा ही नहीं है, तो फिर गर्म पानी कैसे आया पता नहीं। ये बोलकर उसने भी अपने कंधे उचकाए और किचन में चली गई, जहाँ पर वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। वहीं वर्मा हाउस की बैक साइड पर खड़े प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। कल रात जब संतोष जी ने मोमबत्ती से सृष्टि का हाथ जलाया था, तो वो ये सब देखकर भी वो वापस राणा मेंशन चला गया। लेकिन आज सुबह सुबह वो अपने साथ एक आदमी को लेकर वापस वर्मा हाउस आया। अब उसी की बदौलत संतोष जी ने आज गरम गरम पानी से बढ़िया वाला स्नान किया था। उसने अपनी गाड़ी में साथ बैठे आदमी को नोटों की एक गड्डी थी और वो आदमी उन पैसों को अपने सिर से लगाते हुए गाड़ी से उतरा और फिर वहाँ से चला गया। प्रलय चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, ये मत समझ लेना कि ये मेरी यूनिवर्स को जलाने की कीमत थी। उसकी कीमत तो ना मैं लगा सकता हूँ और ना तुम लोग चुका सकते हो, पर अब शुरुआत है तुम लोगों की उस तकलीफ़ को सहन करने की जो तुम लोगों ने मेरी यूनिवर्स को दी थी। मेरी यूनिवर्स तो मेरे पास आएगी ही, लेकिन उससे पहले वो अपनी आंखों से तुम लोगों को इस दर्द में तड़पते हुए देखेगी, जिस दर्द में तुम लोगों ने उसे तड़पाया है। ये बोलकर उसने अपनी शांत नज़रों से वर्मा हाउस की तरफ देखा और फिर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। आज उसे जल्द से जल्द राणा इंडस्ट्रीज़ जाना था, क्योंकि आज वहाँ पर उसकी यूनिवर्स आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस के अंदर सृष्टि ने सबको नाश्ता खिलाया और अपने रूम में जाने लगी। वो अपने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही थी। मानो और संतोष जी सोफे पर बैठे थे। राघव जी भी वहीं पर मौजूद थे। संतोष जी का दर्द से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सृष्टि की तरफ देखकर गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, अंदर कहाँ जा रही है तू, और ऑफिस के लिए तैयार क्यों नहीं हुई तू? आज तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? उनकी बात सुनकर सृष्टि के कदम रुक गए। वो तुरंत उनकी तरफ घूमी और बोली, मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? मानो जी की तबीयत खराब है तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही संतोष जी गुस्से से गरजते हुए बोली, उसकी तबीयत खराब है तो क्या? तुझे तो बस आराम करने के बहाने चाहिए। उसकी तबीयत खराब है तो उसने तुझे क्या कहा था कि तू सारा दिन उसके पास बैठी रहे? नहीं ना, पर नहीं, तुझे तो बस मौका चाहिए घर पर बैठने का। बाहर जाएगी तो कहीं टूट ना जाए। सृष्टि तुरंत बोली, ऐसा नहीं है माँ जी, वो मैं बस सोच रही थी कि मानो जी को कहीं मेरी ज़रूरत ना हो, उनकी हालत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए बस। इस बार मानो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तो मैंने तुम्हें ऑफिस जाने से कब मना किया? अब मेरी छुट्टियां तो हो ही रही है, तो क्या तुम भी घर पर हाथ पर धर कर बैठ जाओगी? पर नहीं, तुम्हें इस चीज़ की क्या फिक्र है? तुम तो मुंह उठाकर बोल दोगी कि तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए। कभी ये सोचा है कि घर कैसे चलेगा? सृष्टि ने अपना सिर झुका लिया और बोली, मैं अभी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनकर बाहर आई और किचन की तरफ जाने लगी। संतोष जी ने रोकते हुए बोली, अब किचन में कहाँ जा रही है? सबने खाना खा तो लिया? सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं अपने टिफ़िन। संतोष जी अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर बोली, नाश्ता कर लिया ना? इतना काफ़ी है। एक दिन दोपहर में खाएगी नहीं तो मर नहीं जाएगी। चल जा, जल्दी ऑफिस जा। अगर लेट हो गई तो तेरा बॉस तुझे यहाँ पर घर बैठने के पैसे नहीं देगा। चल जल्दी निकल यहाँ से। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और टेबल पर रखा हुआ अपना पर्स लेकर घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते वक्त उसकी आंखों में नमी थी। उसने जल्दी से उस नमी को साफ किया और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में वक्त देखा। वो पहले ही लेट हो चुकी थी। वो जल्दी से अपने बस स्टॉप की तरफ भागी और बस में बैठ गई। बस के पीछे ही एक गाड़ी थी जिसमें प्रलय बैठा था। हालांकि उसने सोचा था कि वो सीधे राणा इंडस्ट्रीज़ में ही अपनी यूनिवर्स से मिलेगा, लेकिन अपनी यूनिवर्स से मिलने के लिए उससे इंतज़ार हुआ ही नहीं। इसलिए वो राणा इंडस्ट्रीज़ से वर्मा हाउस आया और फिर घर के बाहर आकर सृष्टि के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद सृष्टि जब घर से बाहर निकली तो उसे ऐसा लगा जैसे सालों से तपती हुई धरती पर बारिश की बूंदें गिर गई हो। उसने तुरंत अपनी गाड़ी सृष्टि के पीछे लगा ली थी। कुछ देर बाद सृष्टि बस से उतरी और सीधे राणा इंडस्ट्रीज़ के अंदर चली गई।
अंदर आते ही आज उसे माहौल थोड़ा अलग अलग नज़र आया, मानो के चक्कर में उसने कोई न्यूज़ तो देखी ही नहीं थी। वैसे भी टीवी देखना उसकी किस्मत में नहीं था और फ़ोन चलाने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो दुनिया जहाँ की खबरों से बेखबर ही रहती थी। उसे पता ही नहीं था कि राणा इंडस्ट्रीज से अमय राणा का साया हट चुका है। वो सीधा अपने केबिन में आई और डर के मारे कांपते हुए अपनी जगह पर बैठी। उसे डर लग रहा था कि अभी टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बजेगा और अमय उसे केबिन में बुलाएगा, लेकिन तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। केबिन का दरवाज़ा खुलते देख उसकी सांसें हलक में अटकने लगी। वो यही सोच रही थी कि अमय उसे उसके केबिन में बुलाने की बजाय खुद उसके केबिन में आ गया, लेकिन केबिन के दरवाजे पर पियोन खड़ा था जिसके हाथों में एक ट्रे थी और ट्रे पर पानी का गिलास रखा हुआ था। वो हैरानी से उस पियोन की तरफ देखने लगी। वो पियोन अंदर की तरफ आया और टेबल पर ट्रे रखते हुए बोला, प्लीज़ मैडम पानी पी लीजिए। सृष्टि ने हैरानी से पियोन के पीछे की तरफ देखा कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन वहाँ पर अमय को ना देखकर वो अब पियोन की तरफ देखते हुए बोली, नहीं भैया, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वो पियन तुरंत बोला, प्लीज़ मैडम पानी पी लीजिए, मुझे आर्डर है कि आपको पानी पिलाना ही पिलाना है। सृष्टि हैरानी से बोली, मतलब? वो पियून अब अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ मैडम पानी पी लीजिए। उस पियून को यूं देखकर सृष्टि को कुछ समझ नहीं आया। उसने पानी के गिलास की तरफ देखा। अब उसे उस पानी के गिलास से डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी उसने वो गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगाकर सिर्फ 2 घूंट पानी पिया और गिलास वापस रख दिया। वो पियून हल्का सा मुस्कुराकर बोला, थैंक यू मेम साहब। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती रही और वो पियून उसके केबिन से बाहर चला गया। सृष्टि के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। आज शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑफिस आते ही उसने पानी पिया हो, वरना आज तक तो सिर्फ यही होता था कि वो अपने केबिन में आकर अपना पर्स उतारे और साथ ही साथ अमय उसे अपने केबिन में बुला ले। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपना काम करने लगी, लेकिन बार बार उसकी नज़रें सामने रखे फ़ोन पर ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा प्रलय सामने लैपटॉप पर सृष्टि को देख रहा था। उसने वह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के केबिन की फुटेज ऑन कर रखी थी और उसे देखते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। जब काम करते वक्त सृष्टि कभी अपने बालों का जूड़ा बनाती तो कभी पेन को अपने होठों में दबा लेती, कभी टेबल पर अपना हाथ रखकर अपने हाथ पर अपना सिर रख लेती, तो कभी पीछे सीट पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती। उसकी हरकतों को देखकर प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी और उसके सामने खड़ा हार्दिक लगभग से आधे घंटे से उसे देख रहा था। वो आधे घंटे पहले प्रलय के केबिन में आया था और उससे पूछ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, कि उसने राणा इंडस्ट्रीज पर टेक ओवर किया, लेकिन प्रलय तो ना जाने किस दुनिया में खोया हुआ था। हार्दिक अब पूरी तरह से खींच गया तो प्रलय के पास आया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तू पागल हो गया है या फिर मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू ना जाने कौन सी दुनिया। अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने लैपटॉप पर गई। वहाँ सृष्टि को देखकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो बस इतना ही बोला, दुनिया, तेरी दुनिया। प्रलय ने अभी भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस सृष्टि को देखने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो पिछले 3 घंटे से लगातार सृष्टि को देख रहा था। हार्दिक अब उससे कुछ ना बोलकर सामने चेयर पर आकर बैठा और प्रलय की तरफ देखने लगा। अब उसे समझ में आया कि आखिर ये रातों रात प्रलय ने उस इंसान की कंपनी को टेक ओवर क्यों किया जिसकी वो शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, यार दुनिया में तेरे जैसा आशिक भी ना हो, आशिकी बदनाम हो जाती है। प्रलय को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रलय का जुनून सृष्टि की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा या फिर कोई नया तूफान। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी आगे बहुत खूबसूरत है और बहुत सारे गहरे राजों से पर्दा भी उठेगा, सस्पेंस भी पूरा बरकरार रहेगा। तो कहानी के हर एक पार्ट को एंजॉय कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।